अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो खेल की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट हसन चुगताई। आज भी हम डिस्कशन करेंगे आईपीएल पे। आपको पता है जब आईपीएल चल रहा होता है तो पूरी क्रिकेट की दुनिया की नज़रें आईपीएल पे ही होती हैं। जैसा लास्ट वीक हमने डिस्कशन की थी, वीक टू को रिकैप किया था, थोड़ी इंपॉर्टेंट गेम्स पे डिस्कशन की थी। आज भी वही करेंगे, लेकिन आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आईपीएल एनालिस्ट जिनको हम पिछले कुछ हफ्ते से मिस कर रहे थे। अयाज, वेलकम टू द शो। थैंक यू। इट्स गुड टू बी बैक। क्या चल रहा है, कैसा आपको लग रहा है आईपीएल? आई नो आप थोड़े बिजी थे लास्ट कपल ऑफ वीक्स ड्यू टू सम पर्सनल आपकी जो मूविंग हो रही थी, लेकिन आई एम श्योर आपने आईपीएल तो मिस नहीं किया होगा। मुंबई की शर्ट नजर नहीं आ रही आज आपकी, आपने पहनी नहीं हुई, क्या चल रहा है वहां पर? तो मुंबई की शर्ट मुझे मिली नहीं, वरना मैं पहन लेता। देखिए, विन या लूज मैं हमेशा मुंबई को सपोर्ट करता हूँ और 6 लॉसेस के बाद भी मैं यही कहूंगा कि मैं मुंबई को सपोर्ट ही कर रहा हूँ इस साल भी। लेकिन ओवरऑल आईपीएल अगर आप देखें तो दो नई जो टीमें आई हैं वो काफी जोरदार आई हैं और सारी पुरानी टीमों को अच्छी टक्कर दे रही हैं इस बार। और जैसे कि आपने देखा होगा पॉइंट्स टेबल में भी टॉप 3 में दो नई टीमें बैठी हुई हैं। काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है आईपीएल, काफी क्लोज गेम्स हो रही हैं। और इस साल का आईपीएल आई थिंक यंगस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि 10 टीमों की वजह से ज़्यादा यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और काफ़ी नए लड़के उभर कर आए हैं। जैसे अगर आप इंडियन यंग टैलेंट की बात करें तो उमरान मलिक, तिलक वर्मा, आयुष बदोनी, यश दयाल गुजरात टाइटंस के लिए, अभिनव गुजरात टाइटंस के लिए काफी यंग टैलेंट को मौका मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक ये बड़े स्टेज पे आके बड़े क्राउड के सामने परफॉर्मेंस देना ये दिखाता है कि कितना अच्छा टेम्परामेंट है इन यंगस्टर्स के पास। और अगर आप साउथ अफ्रीकन यंगस्टर को भी देख रहे, डेवाल ब्रेविस को, उसने भी आके आईपीएल को लाइट अप कर दिया है, तो काफी अच्छा रहा है यंगस्टर्स के लिए, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ये याद रखते हैं और हम यंगस्टर्स पे थोड़ा टच करेंगे थोड़ा शो के मिडिल में। लेकिन आपने बात की दो नई फ्रेंचाइज आई, उस वजह से आईपीएल का फॉर्मेट चेंज हुआ, दो ग्रुप्स बन गए और उसमें कई टीमें जो हैं वो एक एक दफा खेलेंगी, कई टीमें दो दफा। इससे कितना इम्पैक्ट हो रहा है? और दूसरा, आईपीएल सिर्फ 4 मखसूस स्टेडियम महाराष्ट्र में खेला जा रहा है, इससे कितना फायदा हो रहा है कई टीमों को? और आपके ख्याल में जो फॉर्मेट चेंज हुआ है इससे क्या कुछ जो टीमें हैं उनका कॉम्बिनेशन की वजह से उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ है, ये जो ओवरऑल आईपीएल में चेंजेस आए हैं? आई डोंट थिंक पड़ा है, क्योंकि देखिए जब ऑप्शन हुआ था सबको पता था कि टूर्नामेंट महाराष्ट्र में होगा। यस, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट टीमों को ये कंफर्मेशन थी कि महाराष्ट्र में टूर्नामेंट होना है और 4 स्टेडियम्स में टूर्नामेंट हो रहा है। तो टीम्स ने प्लान किया है उस हिसाब से अपने स्क्वाड्स को। तो आई डोंट थिंक ये कोई सरप्राइज होना चाहिए। और सारों बड़े बड़े नाम है हर फ्रेंचाइज के इसमें, और सबको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके की पिचेस होती हैं और किस तरीके का आउटफील्ड मिलना है। छोटे आउटफील्ड्स है महाराष्ट्र में, ब्लैक सॉइल रेड सॉइल का कॉम्बिनेशन होता है। सीमर्स को अप फ्रंट अच्छी हेल्प मिलती है और उसके बाद बैटिंग के लिए भी फ्रेंडली होता है, और स्पिनर्स को भी अच्छी हेल्प मिल रही है, जैसे कि हमने देखा कि युजवेंद्र चहल पर्पल कैप होल्डर है करंटली। तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रेटेजी अगर देखें गोइंग इनटू द आईपीएल, सारों को पता था कि क्या होना है और उन्होंने उस हिसाब से ही अपना ऑप्शन को बेस सेटअप किया है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस आई थिंक जो मेजर ऑक्शन हुई है उस वजह से कई टीमों को डेफिनेटली अपसेट भी हुआ है, बिकॉज उनकी कोर हिली है। जैसा मुंबई की एक बड़ी सेटल्ड कोर होती थी विद द पांड्या ब्रदर्स, और जो उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिर उनकी जो बॉलिंग, बड़ी एक किस्म का सेटल्ड यूनिट आता था हर साल, और वही एक किस्म का, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल भी रहे इतने अरसे तक। लेकिन इस बार मुंबई चेन्नई दोनों, जो कि आईपीएल की obviously the most successful franchises हैं, मुंबई with the leading championships, मुंबई ने एक गेम भी नहीं जीती और चेन्नई ने एक ही गेम जीती है। कहाँ देखते हैं ये दोनों फ्रेंचाइजेस लैग कर रही हैं? इज इट द कॉम्बिनेशन के कोई और इशू आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए जैसे कि आपने ऑप्शन की बात की, ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़े जो नहीं, देखिए जैसे कि आपने ऑप्शन की बात की, ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें, राइट टू मैच कार्ड नहीं था इस टाइम ऑप्शन में, तो काफी प्लेयर्स जो पुराने फ्रेंचाइजेस रिटेन नहीं कर पाए हैं और वो नए फ्रेंचाइज में जाके अच्छा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस फ्रेंचाइज को छोड़ के गए हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। और ये हम 2 या 3 दिल्ली भी अगर आप देखें तो दिल्ली भी बॉटम 3 में बैठा हुआ है, जबकि
हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल से दिल्ली हमेशा टॉप 3-4 में बैठा रहता था। तो काफ़ी फ्रेंचाइज़ीज़ हैं जिनको इस चीज़ का नुकसान हुआ है, और जो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, लखनऊ, उनको इन प्लेयरों को फ़ायदा भी हुआ है। नहीं, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। और एक और चीज ये देखने को मिली है, जो रिटेन्ड प्लेयर्स थे मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेस के, जिस तरह ऑब्वियसली विराट कोहली हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, मोहम्मद सिराज, शर्मा ऑब्वियसली कैप्टन, अक्षर पटेल और मोइन अली, जिन पे काफी जो इनकी फ्रेंचाइजेस बैंक कर रही थी, ये सारे बिलो पार परफॉर्म कर रहे हैं। और इस वजह से आई थिंक फ्रेंचाइजेस जो बॉटम हाफ में उन पे ये इशू आ रहा है। चेन्नई को ऑब्वियसली लीडरशिप भी थोड़ी चेंज हुई थी विद रविंद्र जडेजा एज अ न्यू लीडर। वो कैसा आप असेस करते हैं, कैसा आप देख रहे हैं उनकी कप्तानी अभी तक इस आईपीएल में? देखिए, कहना मुश्किल है क्योंकि 6 में से 5 गेमें हारे हैं वो। कल भी हमने उनका फ्रस्ट्रेशन देखा जब शिवम दुबे कैच लेने नहीं गए मिलर का, जब वो 70 ओवर पे खेल रहे थे। वो अपनी टोपी उतार के फेंकने लगे थे। तो ये सब चीज़ें धोनी के साथ हमने कभी नहीं देखी। वो अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाते थे कभी भी, और वो उनको पता होता था वो हमेशा 1 या 2 स्टेप बैट्समैन के आगे होते थे। आई थिंक जडेजा की कैप्टनसी के बारे में अगर बात करें तो आई थिंक वो मोर ऑफ अ रिएक्टिव कैप्टन है, और चीज़ें होने के बाद वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कॉट अप हो जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली रिजल्ट्स हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है चेन्नई के साथ। और आई थिंक चेन्नई को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है कि दीपक चाहर जो आईपीएल से कंप्लीटली आउट हो गए हैं। एक प्लेयर, एक उनका जो बॉलिंग मेन बॉलर था वो बाहर हो गया है, जिसकी वजह से उनको इफेक्ट पड़ा है, उनके स्क्वाड को इफेक्ट पड़ा है। प्लेइंग 11 में का जो बैलेंस है वो हिल गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि दीपक चाहर बैटिंग भी कर लेते हैं। शार्दुल ठाकुर नहीं है उनके पास, तो वो जो लास्ट में उनके पास फायर पावर होता था वो थोड़ा मिसिंग है, और उसकी वजह से थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक बैटिंग ठीक ठाक रन बना लेते हैं, बट आई थिंक उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो काफी वीक है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े टारगेट्स भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही कहा याज। चलें, ये तो अभी भी आधा आईपीएल पड़ा है, कमबैक हो सकता है। गुजरात टाइटंस हमारे व्यूअर्स के लिए टेबल पे बताते चलें, गुजरात टाइटंस इस वक्त लीड कर रहे हैं 6 गेमों में 5 विक्ट्री, सिर्फ 1 गेम हारे हैं, और एक नई फ्रेंचाइज है लेड बाय हार्दिक पांड्या। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स काफी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेले हैं, आज भी उन्होंने एक कमाल गेम जीती केकेआर के अगेंस्ट, वो नंबर 2 पे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स अगेन नई फ्रेंचाइज लेड बाय केएल राहुल, वो नंबर 3 पे हैं, और फॉलोड बाय आरसीबी रॉयल चैलेंज बेंगलोर जो के नंबर 4 पे हैं। और बकाया सनराइजर्स एक्चुअली बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ के लास्ट 4 की 4 गेमें जीती हैं, बड़ी कन्विंसिंगली जीते हैं, तो उन्होंने एक किस्म का विनिंग मोमेंटम पकड़ लिया, और लग रहा है उनका भी बैलेंस अच्छा हो गया। लेकिन आज जो हमने 3 गेमें डिस्कस करनी है और अयाज के इस पे एनालिसिस देंगे, ऑब्वियसली जो आज बड़ी क्रूशियल बैटल हुई बिटवीन आरआर एंड केकेआर, और उसके बाद कल जो मैच हुआ बिटवीन गुजरात टाइटन एंड चेन्नई ऑलमोस्ट गेम जीती हुई थी, मगर मिलर टाइम हो गया। बहुत अरसे बाद देखने को मिला, मगर उन्होंने गेम चेन्नई से स्नैच की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट, जिसमें केएल राहुल ने 100 किया, उस पर भी देखेंगे। सबसे पहले हाइलाइट्स देखते हैं आज के मैच की, जो हुआ बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, और इसके बाद अयाज और मैं इस पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे। लेट्स वॉच द हाइलाइट्स। जैसे कि आपने हाइलाइट्स देखा, बहुत हाई स्कोरिंग गेम थी। राजस्थान रॉयल्स ने 217 किया। अगेन जॉस बटलर, उनकी दूसरी सेंचुरी इस टूर्नामेंट की, 103 इन 61 बॉल्स। एक किस्म की आधी इनिंग्स उन्होंने ही खेली, विद 61 बॉल्स खेले, 168 के स्ट्राइक रेट पे खेले। देवदत्त पाटिकल, संजू सैमसन, शिमरॉन हेटमायर वर ऑल अमंग द रन्स, क्विक फायर 20 सबने किए। अयाज, ये गेम एक किस्म का एक टाइम पे लग रहा था केकेआर जब स्टार्ट मिला एरन फिंच की तरफ से, और फिर जिस तरह श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था एक बड़ा इजीली ये चेज हो जाएगा, मगर जब वो नितेश राणा की विकेट गिरी, उसके बाद एक किस्म का टोटल स्क्रिप्ट फ्लिप होगी। कैसा देखते हैं आज की गेम को आप अपने एनालिसिस के मुताबिक? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही कहा कि जब नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप चल रही थी, अच्छी खासी पार्टनरशिप थी, और जब वो विकेट गिरा वहां से गेम पलट गया। देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको हमने बात की थी नीतीश राणा की इनिशियल, उनको 5 या 6 करोड़ में ऑक्शन में खरीदा गया था। जब आपको इतने हाई प्राइस पे खरीदा जा रहा है और आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपने कम से कम 5 या 6 आईपीएल खेले हैं, आपको पता है उस सिचुएशन में आपको वो चाहल को स्पेशली रिस्क लेने की जरूरत नहीं है उन चाहल के अगेंस्ट। तो वो उस ओवर को
राइड आउट कर सकते थे और फिर दूसरे बॉलरों को टारगेट कर सकते थे। बट जहाँ पे उनकी विकेट गिरी उन्होंने एक्सपोज़ कर दिया अश्विन को एंड रसल को अश्विन के अगेंस्ट जो हमने देखा कि क्या वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए। बहुत और फिर कमाल वहाँ से कैरम बॉल थी वैसे, वो जिस एंगल से आए हैं अंदर ला के उन्होंने जो अवे उसको लीव किया है, आई थिंक रसल बेहतर ऑफ होते अगर उसको मार देते और उनकी पावर के थ्रू शायद सिक्स हो जाता, बिकॉज उसको डिफेंड करना अनप्लेएबल था। वो जिस बॉल से एंगल हुई और सीधी जिस तरह हुई, रसल वाज बैम्बूजल्ड। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल थी और वो हम जैसे कि हमने देखा है अश्विन बहुत ही स्मार्ट क्रिकेटर है और वो उनको पता है कि कौन से प्लेयर के अगेंस्ट किस तरीके का गेम प्लान एक्टिवेट करना है और वही देखा हमने कि आज भी रसल के अगेंस्ट वो प्रिपेयर्ड आए थे और उन्होंने एक बॉल ही उनको चाहिए थी उसको आउट करने के लिए और फिर वहाँ से हमने देखा कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उमेश यादव ने थोड़ा बहुत नीचे आके कोशिश की बट ऑब्वियसली वो ओवर द लाइन नहीं लेके जा सके। बट ये की मोमेंट्स होते हैं जैसे कि मैंने कहा कि नीतीश राणा का वो विकेट टर्न हो गया उसके बाद जो युजवेंद्र चहल का लास्ट ओवर था जहां पे उन्होंने हैट्रिक ली और टोटल ओवर में 4 विकेटें ली, वो ओवर में पूरा गेम खत्म हो गया। तो आई थिंक आपको अपने जो मैचअप्स हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट क्लियर प्लानिंग और थॉट प्रोसेस के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप ऑपोजिशन के प्राइम बॉलर को टारगेट करने जाएंगे तो फिर मोर ऑफन देन नॉट यही होगा जो आज केकेआर के साथ हुआ। एग्जैक्टली रियाज, एक टाइम पे हमने देखा थोड़ा सा केकेआर की बैटिंग देखते हैं, बड़ा स्मूथली जा रहा था जब श्रेयस अय्यर खेल रहे थे। इवन जब वेंकटेश अय्यर भी आए थे ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली रन अ बॉल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है, एक बाउंड्री मार के हर ओवर में वो इजीली ये चेज कर सकते हैं बिकॉज दे डू बैट डीप। उनके पास पैट कमिंस, शेल्डन जैक्सन, शिवम मावी, इवन उमेश यादव भी हमने देखा कि हिटिंग कर सकते हैं। जिस ओवर के अंदर वो एक रन आउट का इंसिडेंट हुआ जिसमें ऑलमोस्ट वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर के बीच में कंफ्यूजन हुई और फिर श्रेयस अय्यर ने थोड़ा चलाया वेंकटेश अय्यर पे, वहां पर लगता है फोकस लूज हुआ बोथ श्रेयस का भी और वेंकटेश का भी। बिकॉज अगले ओवर में युजवेंद्र चहल ने एक ओवर में 4 विकेटें लेके हैट्रिक करके गेम का पासा ही टोटल पलट दिया था। क्या लगता है आपको वो कितना इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त कूल रहना इन सिचुएशंस के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कूल रहना ऐसी सिचुएशन में बट एट द सेम टाइम अगर हम श्रेयस अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैप्टन है, नया फ्रेंचाइज है, लीड कर रहे हैं, पिछले 2 गेम हारे हैं, प्रेशर है गेम जिताने का, बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें हो जाती है। बट आई थिंक ओवर के बाद जरूरी था कि दोनों बात करें और काम डाउन करें और फिर दोबारा प्लान करें कि आगे के 4 ओवर में किस तरीके से हमें खेलना चाहिए, जो हुआ नहीं ओवर के बीच में। और फिर हमने देखा कि अगले ओवर के पहली बॉल पे वेंकटेश अय्यर आ गए और फिर वहां से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और फिर वो उसी ओवर में श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए जहां से गेम पूरी तरीके से राजस्थान के फेवर में मूव हो गए। नहीं, बिल्कुल सही कहा अयाज। राजस्थान पे ऑब्वियसली उनका बैटिंग परफॉर्म कर रही है, कोई चिंक आपको नजर आ रहा है उनके आर्मर में? बिकॉज उनकी टॉप ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, तो बैटिंग टाइप से तो वो सेटल लग रहे हैं। बॉलिंग में उनके पास अच्छी वैरायटी है, वो चहाल देव जो उनके लीडिंग स्पिनर हैं और साथ अश्विन। अब एक चीज मुझे जो लगी है, और आई माइट बी रॉन्ग, उनकी डेथ बॉलिंग अभी भी थोड़ी लैक कर रही है। वो 13 रन पर ओवर दे रहे हैं अपनी डेथ बॉलिंग के लिए। आपको लगता है कि सिर्फ यही उनकी आर्मर में चिंक है कि आपको कहीं और भी थोड़ा वीकनेस नजर आ रही है एज दे गो डीपर इन द टूर्नामेंट? नहीं, आई थिंक उनके बैटिंग लाइनअप में भी हेटमायर के बाद अगर रियान पराग और आज करुण नायर को खिलाया तो हेटमायर के बाद जो है वो कोई रन नहीं फायर कर रहा और उस वहां पे उनको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है जब अगर आप पावर प्ले में आपकी 2 या 3 विकेटें गिर जाती है और फिर हेटमायर भी जल्दी आउट हो जाते हैं। हेटमायर ने उनको काफी बार बचाया है ऑलरेडी टूर्नामेंट में, तो फिर हेटमायर के बाद कोई नहीं है जो वहां स्ट्राइकिंग एबिलिटी रखता है और सक्सेसफुली रन कर पा रहा है। तो वो एक मुझे एक वीक पॉइंट लग रहा है और जैसे कि आपने कहा कि बॉलिंग में वो काफी रन दे रहे हैं। आज हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में विकेट नहीं ली और वो ऑलमोस्ट 50 रन्स दे दिए उन्होंने 4 ओवर में और बाकी के प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेद मकॉय दोनों वो भी 10 पर ओवर से ज्यादा रन दिए उन्होंने। तो आई थिंक उनकी बॉलिंग लाइनअप स्लाइटली इशू है बट आई थिंक मोर ऑफ बैटिंग डेप्थ का इशू है उनके पास, क्योंकि अगर हम देखें कि आज के गेम में ऑलमोस्ट 500 रन्स स्कोर हुए तो आई थिंक बॉलर्स का ऑफ डे होना ही है ऐसे सिचुएशन में जब पिच इतनी अच्छी है।
बट उस दिन आपको बैटर्स आपको गेम जिताएंगे, और फिर अगर आपके नंबर 6 या 7 5 6 7 रन स्कोर नहीं करेंगे क्रूशियल, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है टूर्नामेंट में आगे जाने के बाद। नहीं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज का दिन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग राजस्थान रॉयल्स ने ये बाजी मारी और नंबर 2 पे अपना स्पॉट कंफर्म रखा। दूसरी गेम जिस पे हम बात करेंगे, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। ये गेम चेन्नई की जीती हुई गेम थी, मगर राशिद खान एंड डेविड मिलर ने इसका पासा पलटा। लेट्स वॉच द हाइलाइट्स और उसके बाद इस पे थोड़ी बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से जाने से पहले हमने चेन्नई और गुजरात टाइटंस की हाइलाइट्स देखी। अयाज, आपसे जानना चाहूंगा, इज राशिद खान द फर्स्ट एवर 4D प्लेयर? कैप्टनसी भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, कमाल बॉलर हैं और कमाल ही बैट्समैन है कि वो हर तरह से गेम को बदल देते हैं। क्या ख्याल है आपका इस गेम के बारे में? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की उन्होंने कल, और आते ही साथ गेम का मोमेंटम चेंज कर दिया। जब वो बैटिंग करने आए, चेन्नई स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में थी और ऐसे लग रहा था कि चेन्नई जीत जाएगी, बट उनके कैमियो ने कंप्लीटली गेम को गुजरात के फ़ेवर में भेज दिया, और गुजरात ऐसी टीम लग रही है कि अब दूसरी टीमें जब गुजरात को देखेंगी तो थोड़ा उनको फ़ियर होगा कि यार हम किसके अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कल हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहे थे, जो उनके प्राइम रन स्कोरर हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और गुजरात के साथ एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, अगर आपने देखा होगा गुजरात के गेमों में, हर गेम में कोई ना कोई नया प्लेयर उभर कर आया है, और हर गेम में एक नया मैन ऑफ द मैच बनाया है। तो बहुत अच्छे साइंस है गुजरात के लिए, और आई थिंक काफ़ी टीमें अब गुजरात से थोड़ी डरेंगी। राहुल टेवाटिया आए, 2 बॉलों में 2 छक्के मार के गेम जिताई। ये गेम जिस तरह डेविड मिलर वापस फॉर्म में आए, इतनी अच्छी बैटिंग आई डोंट थिंक मैंने डेविड मिलर को करते देखा इन द रीसेंट टाइम्स। उन्होंने बीच में कैमियोज खेले हैं अपने लास्ट 3-4 साल आईपीएल में, लेकिन ये मुझे वो टाइम याद आ गया जब वो पंजाब के लिए खेलते थे, जिस सीजन में मैक्सवेल और मिलर का शो होता था और पंजाब को ऑलमोस्ट फाइनल तक लेके गए थे। डेविड मिलर ने जितनी क्लीन हिटिंग की कल, अयाज, कोई बॉल वो मिस नहीं कर रहे थे और हर बॉल उनकी लाइक वो जो इन द आर्क आ रही थी और वो आउट ऑफ द स्टेडियम जा रही थी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गुजरात के लिए कि अब डेविड मिलर भी वापस फॉर्म में है। जी, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक टीम लग रही है गुजरात, जैसे मैंने कहा। और डेविड मिलर की अगर आप बात करें, आप 2014 की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने वो पंजाब के लिए इनिंग्स खेली थी और सिमिलर सिचुएशन में आके पंजाब को जिताया था 100 बना के। और आई थिंक डेविड मिलर फॉर्म में आए पिछले गेम में। पिछले गेम में उन्होंने कैमियो खेला था, लेकिन स्टार्ट ऑफ उन्होंने काफ़ी स्लो किया था, और उसके बाद उन्होंने जो पिकअप किया, वहाँ से वो उन्होंने अपना फॉर्म पकड़ा है, और फिर उन्होंने मेक श्योर किया कि वो कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट गेम में भी। और जिस तरीके से वो क्लीन हिटिंग कर रहे थे कि जैसे ही उनके बल्ले से बॉल निकल रहा था, ऐसे लग रहा था कि बॉल बाहर ही हो जाएगा। जब वो इतनी क्लीन हिटिंग करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है सबको देखने में, और उनके पास टाइम काफ़ी था, और उनको आई थिंक वो एक क्लियर माइंडसेट से खेल रहे थे, और उनको पता था कि उनका गेम प्लान क्या है और किस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को आगे लेके जाना है। जैसे कि उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो ट्राई कर रहे थे कि गेम को डीप लेके जाएं, क्योंकि वो 50 फॉर 5 थे एट अ स्टेज, और फिर 190 प्लस चेस करना, पूरी इनिंग्स को एंकर करना, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। स्टार है, राशिद खान है, हार्दिक पांड्या है, मगर बकाया सारे हॉर्सेस फॉर कोर्सेस हैं। यस, शुभमन गिल टॉप पे हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा मैच विनर्स नहीं थे जो आप कह सकें यार ये स्टार स्टडड लाइनअप है, इन्होंने जीतना है जीतना है। लेकिन उनका आई थिंक हर बंदा, जैसे कि आपने कहा कि हर बंदा हर मैच में परफॉर्म कर रहा है, और उस वजह से उन्हें बहुत एडवांटेज मिल रहा है। बिकॉज आपको पता है राशिद खान ने परफॉर्म करना है, हार्दिक पांड्या आपको अच्छी मैच देंगे, और अगर बीच में शामी आपको अच्छा मैच देता है और 1-2 और प्लेयर परफॉर्म करते हैं, तो ये यूनिट बहुत लाइक एक फॉर्मिडेबल यूनिट लग रहा है। आज चेन्नई की बात कर लेते हैं, वो हारे अगेन, मैच जीता हुआ था उनका था। अगर आप उनकी लाइनअप देखें तो प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट लास्ट 2 इयर्स में उनके पास रही है, राइट? 2-3 यार शार्दुल ठाकुर नहीं है, दीपक चहार अनलकी रहे, लेकिन मोस्टली लाइनअप वही है जो उनकी बैटिंग लाइनअप की होती है। गायकवाड़ हैं, और थप्पा हैं, मोइन अली हैं, अम्बिति रायडू हैं, और रविंद्र जडेजा, और फिर एमएस धोनी और ब्रावो, ये सेम है। यस, शुभम दुबे आए, जो कि एक अच्छी एडिशन है। कहाँ लैक कर रहे हैं ये चेन्नई का? क्या हो रहा है? बॉलिंग के डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है कि फिनिश नहीं कर पा रहे गेमों को? देखिए, चेन्नई का भी एक सिमिलर पैटर्न है, जैसे कि हमने देखा कि गायकवाड़ पिछले गेमों में स्कोर नहीं कर रहे थे, उन्होंने इस गेम में स्कोर किया।
उत्तपा अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। अभी तक ऐसा कोई गेम नहीं आया जहाँ उत्तपा गायकवाड़ दोनों ने साथ में रन किए। मोइन अली थोड़ा-सा फॉर्म में नहीं है। हमने देखा कि अभी तक वो अपने लय नहीं पकड़ पाए हैं और अभी तक ऑफ द ब्लॉक्स नहीं हो पाए चेन्नई के लिए इस साल स्पेसिफिकली। तो बैटिंग में थोड़ा इश्यू है। यस, शिवम दुबे ने उनको एक मैच में जिताया। और इस गेम में अगर हम देखें तो 15 ओवर तक इनका स्कोर जो था अराउंड 145-150 के आसपास था। उसके बाद जो 5 के ओवर थे उन्होंने उसको कंप्लीटली स्कोर नहीं कर पाए और पता नहीं क्या हुआ, दे weren't able to finish their innings। हमने देखा कि शिवम दुबे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड और उसके बाद जिस तरीके का स्कोर था उनका 15 ओवर मार्क पे, आई वुड थिंक कि वो 200 क्रॉस करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए, स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर जैसे बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में अमेजिंग स्टार्ट मिला उनको। गुजरात 15 पे 3, 50 पे 5 ऐसे थे। तीक्षणा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की पावर प्ले में। उसके बाद जो उनके पेसर्स थे उन्होंने आई थिंक अच्छी बॉलिंग नहीं की और उसके वजह से गेम उनके हाथ से निकल गई। बट आई थिंक ओवरऑल स्लाइट बैटिंग और बॉलिंग का इशू है चेन्नई के साथ, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल। और आई थिंक फील्डिंग भी उनकी अप टू द मार्क नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, शिवम दुबे नॉट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स। अंबटी रायडू, यस, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त कैच लिया पिछले गेम में, बट ओल्ड है। तो काफी ऐसे ओल्ड प्लेयर्स हैं उनके पास। अगर आप फील्ड में देखें कौन अच्छी फील्डिंग कर सकता है, तो अपार्ट फ्रॉम रविंद्र जडेजा आप किसी और को ढूंढ नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको किसी को ढूंढने के लिए। रॉबिन उत्तपा भी ओल्ड है, स्लो है फील्ड में। महेश तीक्षणा यंग है लेकिन फील्ड में ज्यादा स्विफ्ट नहीं है। तो आई थिंक तीनों एरियाज में उनकी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कंपाइल होके हमें नजर आ रहे हैं ओवरऑल। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और अगर तो चेन्नई ने इस आईपीएल में अपना चांस बनाना है टॉप 4 में जाने का, उनको अगली कुछ गेमें मस्ट विन एक किस्म का होंगी, बिकॉज अगर वो अब 1-2 गेमें और हारते हैं, ऑलमोस्ट उनके लिए टूर्नामेंट एक किस्म का एंड हो जाता है, बिकॉज वो 5 गेमें हार चुके हैं। अय्याज, आखिरी गेम जो आज हमने रिव्यू करनी है उसकी तरफ चलते हैं और हाइलाइट्स इसकी बाद में देखेंगे। हम पहले इस पे थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ये है आपकी फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस, आप क्लोजली फॉलो करते हैं। ईशान किशन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बायर्स थे इस आईपीएल के। पॉलार्ड को इन्होंने रिटेन किया। सूर्या कुमार यादव जो कि एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर नजर आ रहे हैं, वो जिस तरह की शॉट्स खेलते हैं लगता है कि उनके पास हर बॉल पे 4 से 5 शॉट्स अवेलेबल होती हैं। शर्मा, बुमराह स्टिल देयर। क्या हो रहा है इस फ्रेंचाइज के साथ कि वो एक गेम भी क्लोज ऑफ नहीं कर सके विन के लिए? देखें, जो 2 या 3 गेमें थी जो काफी क्लोज आए थे जीतने के, पर क्लोज ऑफ नहीं कर पाए अगेन, क्योंकि उनके पास बॉलिंग नहीं है अच्छी। बॉलिंग में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स। मुरुगन अश्विन पहले एक आध गेमों में उन्होंने विकेटें ली, उसके बाद वो स्लाइटली ऑफ कलर हो गए हैं और ज्यादा रन दे रहे हैं। हम फास्ट बॉलर की बात करें तो उनादकट, बसिल थम्पी काफी रन दे रहे हैं और तिमान मिल्स जो है काफी वेल नोन है और विकेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और बुमराह के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। तो टीम्स का प्लानिंग ऐसा हो गया है कि बुमराह को सी ऑफ करें। देखिए, अगर आप ओवरऑल गेम्स देखें, मुंबई के 6 गेम्स में बुमराह ज्यादा रन के लिए नहीं गए अपार्ट फ्रॉम 1 गेम। तो आई थिंक टीम्स का ये स्ट्रैटेजी है कि बुमराह को प्ले आउट कर लें और फिर जो बाकी के 4 या 5 बॉलर हैं उनको टारगेट करें और बड़ा स्कोर बनाए। हमने देखा कि मुंबई की बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट 2 हंड्रेड्स या 2 सेंचुरीज बन चुकी हैं, जॉस बटलर और केएल राहुल, जो क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी बॉलिंग अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है टूर्नामेंट के। इसीलिए आप मोर ऑफन देन नॉट स्ट्रगल करेंगे। अगर आप 6 गेमों में से 2 गेमों में या 3 गेमों में 200 प्लस टारगेट चेस कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आपके बड़े प्लेयर जैसे रोहित शर्मा, ईशान किशन पोलार्ड फॉर्म में नहीं हो उस बड़े टारगेट को चेस करने के लिए। अयाज, इसका बैकअप क्या है? क्योंकि अब देखिए, जैसा कि आपने कहा, जयदेव उनादकट एक एवरेज रखते हैं वो जब बॉलिंग करा रहे होते हैं। मुरुगन अश्विन आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। टिमाल मिल्स जिस पे वो रिलाई कर रहे थे कि वो एक किस्म का आपको रिप्लेस करके देंगे आपके ट्रेंट बोल्ट को, ही इज टोटली लुकिंग ऑफ कलर। उनको बहुत स्कोर पड़ रहा है। लास्ट गेम में भी कोई 18 रन की इकोनॉमी पे गए। फेबियन एलन को लेके आए, उन्हें भी अच्छी खासी उनकी पिटाई हुई। क्या लग रहा है कि अब ये कौन से बैकअप्स हैं जो मुंबई इंजेक्ट कर सकता है अपनी बॉलिंग में कि वो जरा इस बॉलिंग डिपार्टमेंट को बुमराह के
साथ भी कोई थोड़ा सपोर्टिंग कास्ट हो? देखिए, अगर पेसर की बात करें तो राइली मेरेडिथ हैं उनके पास, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला मुंबई के लिए खेलने के लिए, उनको लेके आ सकते हैं। मुरुगन अश्विन को मयंक मार्कंडे से रिप्लेस कर सकते हैं, जो मार्कंडे ने मुंबई के लिए पहले खेल के अच्छा भी किया है उनके लिए। और फिर अगर उनाडकट जो लेफ्ट आर्म पेसर है, उनका अगर रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो उनके पास अर्जुन तेंदुलकर हैं जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उसके अलावा और कोई लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है उनके पास। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं उनके पास, पर ये देखना ज़रूरी हो जाएगा कि अगर आप डिवाल्ड ब्रेविस, कायरन पोलार्ड और टिमान मिल्स को खिला रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर की जगह बचती है। और अगर आप फेबियन एलन को खिलाना चाहते हैं या आप राइली मेरेडिथ को खिलाना चाहते हैं, ये आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। टिम डेविड जो फर्स्ट 2 गेमों में फेल हुए हैं, वो बेंच पे बैठ गए हैं बिकॉज़ डिवाल्ड ब्रेविस ने आके अच्छी बैटिंग की है, तो फिर उनका टीम में आना भी मुश्किल हो गया है। आई थिंक वो काफ़ी मिस कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर को इस साल। और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट को, जिनको वो दोबारा ले नहीं पाए। तो आई थिंक मुंबई की प्रॉब्लम्स भी चेन्नई की तरह हैं, हर डिपार्टमेंट में उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और जब तक जल्दी से जल्दी इसका हल नहीं निकाल सकते, मुश्किल होगा उनके लिए जीतना। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि रोहित शर्मा ने पिछले गेम में पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये हो गया है, बट we're trying to come out of this और होपफुली आगे गेमों में ये नहीं हो। आई थिंक ऐसे टाइम पे क्या होता है कि टीम का मोरल डाउन हो जाता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट टीम का अराउंड रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई थिंक काफ़ी लेजेंड्स हैं उस ड्रेसिंग रूम में जो एटमॉस्फेयर तो अच्छा रखेंगे, बट आई थिंक अगर टीम कॉम्बिनेशन ठीक कर लें वो अपना, तो होपफुली वो 8 गेम जीत के 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। आज एक टफ क्वेश्चन मुंबई की मैनेजमेंट के लिए, क्या वो कायरन पोलार्ड को बिठा के टिम डेविड को ला सकते हैं और टिमाल मिल्स को बिठा के राइली मेरेडिथ को खिला सकते हैं, या यू थिंक कायरन पोलार्ड एक बहुत बड़ा नाम है उस फ्रेंचाइज के, तो वो कभी उन्हें ड्रॉप नहीं करेंगे? नहीं, देखें, इन द पास्ट भी जब कायरन पोलार्ड फॉर्म में नहीं थे, उनको ड्रॉप किया गया था। ये आई थिंक 4 या 5 साल पहले की बात है। उसके बाद वो दोबारा टीम में आए थे और अच्छा किया था उन्होंने। तो देखिए, अगर ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने हैं तो वो ले सकते हैं, उनका मैनेजमेंट इज केपेबल ऑफ टेकिंग सच हार्ड डिसीजंस। बट एट द सेम टाइम देखिए, कायरन पोलार्ड बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये चांस लेना है उनको और ये डिसाइड करना है कि कायरन पोलार्ड रन नहीं कर रहे हैं और टिम डेविड को खिलाना है, तो वो खिला सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कायरन पोलार्ड उनके वाइस कैप्टन भी हैं। तो और मुंबई के साथ उनका एसोसिएशन काफी लंबा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि उनको वो लीडरशिप पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं या नहीं। अगर लीडरशिप पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं और फिर वो किसी और को मौका देना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली टिम डेविड को खिला सकते हैं। चलें, लास्ट कमेंट ऑन मुंबई। Do you think they have what it takes to go into playoffs? के you think उनकी टूर्नामेंट ओवर है और वो एक किस्म का नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग स्टार्ट करें? देखिए, हम मुंबई को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। हमने देखा है कि हम 5 गेम में हारने के बाद भी मुंबई टाइटल जीता है। तो कुछ भी हो सकता है। उनके पास फायर पावर है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास एक्सपीरियंस है टू टर्न इट अराउंड। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मैक्सिमम वो जा सकते हैं 16 पॉइंट्स, उनके पास 8 गेम रहती हैं, मैक्सिमम 16 पॉइंट्स ही जा सकते हैं वो। और इस बार 10 टीमों का टूर्नामेंट है, तो जब पिछली बार 10 टीमों का टूर्नामेंट हुआ था 10 साल पहले, तो जो 16 पॉइंट्स पे टीम थी नंबर 4 पे क्वालिफाई कर गई थी। तो ये अब ऐसा हो गया है कि यस, उनको अपने 8 गेम जीतने तो है, पर उसके बाद दूसरी टीमों के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा अयाज। अयाज, इस गेम में ऑब्वियसली केएल राहुल अगेन वो अपनी क्लास शो करते हुए आ रहे हैं। नो डाउट ही इज आर्गुएबली इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग बैट्समैन है, और जब आईपीएल की बात आती है तो वो कंटिन्यूसली अपनी डोमिनेंस रख रहे हैं पिछले कुछ साल से। हर साल में वो हमेशा ऑरेंज हैट के कंटेंडर होते हैं या ऑरेंज हैट लेके जाते हैं। इसमें उन्होंने 100 किया। He's leading a new franchise, नई टीम है उनकी भी। जिस तरह अगर आप देखें, हमने गुजरात की बात की, ऑन पेपर वो कोई ऐसे स्टार स्टडेड लाइनअप नहीं लगती, वो उनके भी हॉर्सेस फॉर कोर्सेस लगते हैं। जिस तरह टॉप ऑर्डर उनका हैवी है विद केएल एंड क्विंटन, मगर उसके अलावा मिडिल ऑर्डर जो है मनीष पांडे, दीपक हुडा, कृणाल पांड्या, ये सारे वो हैं जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस हैं, कोई स्टार स्टडेड नहीं है। लेकिन इनके भी फ्रेंचाइज में वही हो रहा है कि हर कोई परफॉर्म कर रहा है, अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहा है, और वो टॉप 3 में इसीलिए है।
जी, बिल्कुल देखिए जब आप नई टीम बनाते हैं तो आपके पास कोई बैगेज नहीं होता कि आपने पिछले सालों में किस तरह खेला है। तो आपको एक नए फ्रेश थिंकिंग के साथ टीम को एक साथ लेके आते हैं और फिर टीम मोराल बनाते हैं। टीम बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक वो काफ़ी ईज़ी होता है नए फ्रैंचाइज़ के लिए कंपेयर टू फ्रैंचाइज़ जो काफ़ी सालों से खेल रहा है। अगेन अगर आप सपोर्ट स्टाफ की बात करें उस कैंप में एंडी फ्लावर, एंडी बिकल, गौतम गंभीर काफ़ी बड़े नाम हैं, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर्स रह चुके हैं अपने ज़माने में और उनको पता है कि किस तरीके से एक टीम क्रिएट करना है, टीम एनवायरनमेंट रखना है और उन्होंने फ्रीडम दे के रखी है, जैसे गुजरात वालों ने भी अपने प्लेयर्स को फ्रीडम दे के रखी है कि गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ और फ़ियर नहीं करना है किसी चीज़ को। आई थिंक वो जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है मैनेजमेंट से, आपको पता है कि आप एक्स नंबर ऑफ गेम खेलोगे, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, नो मैटर व्हाट योर परफॉर्मेंस इज, आपको फिर भी वो मौका मिलेगा। तो आई थिंक वो प्लेयर फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और फिर यही हमने देखा कि काफ़ी प्लेयर्स हैं वहाँ पे जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। दीपक हुडा जैसे हमने देखा रिस्पॉन्सिबली खेल रहे हैं, 2 या 3 50s ऑलरेडी कर चुके हैं सपोर्टिंग रोल में। कृणाल पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं आके। आयुष बदोनी जो सरप्राइज पैकेज रहे हैं सबके लिए, एग्जैक्टली उन्होंने आके ज़बरदस्त बैटिंग की है। मैं आपको बताना चाहूँगा आयुष बदोनी के बारे में, ये दिल्ली कैपिटल्स के ऑक्शन के पहले वहाँ पे गए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए और वहाँ के जो स्काउट थे उन्होंने उनको कहा कि आप अगर रन करेंगे तो हम आपको ऑक्शन में कंसिडर करेंगे। दिल्ली के 3 प्रैक्टिस गेम्स हुए थे ऑक्शन के पहले और उन्होंने 3 गेम में 350 की थी बिटवीन 20 एंड 24 बॉल्स तीनों गेमों में। उसके बावजूद भी उस स्काउट ने उसको कंसिडर नहीं किया था और फिर गौतम स्काउट कौन थे? गंभीर स्काउट का नाम जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ पर मैं लेना नहीं चाहता उनका नाम। बट देखिए गौतम गंभीर भी आयुष बदोनी का टैलेंट जानते थे और फिर उन्होंने बैक किया उसको और मौका दिया है इस बड़े स्टेज पे और रिजल्ट सबके सामने है। नहीं, एब्सोल्युटली अयाज, अगेन ऐसी इनसाइट्स के लिए आई थिंक आप आईपीएल के जाने माने एनालिस्ट हैं हमारे। एक और बड़ी न्यूज़, गेम तो चले मुंबई के हाथ से गई और एक गेम जो व्यूज आप हाइलाइट्स देखेंगे, डेविल ब्रेविस, इनको बेबी एबी कहा जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने स्किल दिखाई अपनी। पहली 2 गेमों में आई थिंक रन नहीं कर सके, मगर लास्ट 3 गेमों में जो ये टैलेंट अपना दिखा रहे हैं, ही इज गोइंग टू बी अ टैलेंट टू वॉच आउट। और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है कि इतनी यंग एज में इनको एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो इस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर है। अयाज, कोविड आउटब्रेक हुआ है थोड़ा दिल्ली के कैंप में। मिचेल मार्श को कोविड हुआ और उनके आई थिंक एक फिजियो को कोविड पॉजिटिव हुए हैं। क्या इससे इम्पैक्ट होगा बबल लाइफ में? कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं कि कोई गेमिंग कैंसिलेशन या कुछ ऐसा कोई न्यूज़ आपको आपके सोर्सेज से पता चली है? नहीं देखिए इम्पैक्ट होना तो नहीं चाहिए क्योंकि अब हम सारे कोविड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और कोविड अब उसके बिना सेकंड नेचर हो गया। हाँ बिल्कुल, तो आई डोंट थिंक इम्पैक्ट होना चाहिए। यस मे बी एक आध गेमें रीशेड्यूल हो सकती हैं। मिचेल मार्श को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, आई थिंक उनकी कंडीशन थोड़ी सीवियर हो गई है। पैट्रिक फरहाद जो उनके फिजियो है वो ठीक है, वो आइसोलेशन में है और एक या 2 प्लेयर और हैं जो पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं पर वो सारे आइसोलेशन में हैं। उनका आज ट्रैवल डे था पुणे के लिए, वो कैंसिल कर दिया गया है। बट आई थिंक अगर 12 या 13 प्लेयर और सपोर्ट स्टाफ रिकी पॉन्टिंग के साथ ठीक है तो आई थिंक दे विल मेक देयर वे टू पुणे टुमारो एंड होपफुली टूर्नामेंट चलना चाहिए। बट मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इस चीज़ को। ठीक है यार, वेल थैंक यू आपके टाइम का। अगेन आपके एनालिसिस आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। आईपीएल इस वीक भी चल रहा है, नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे, लेकिन व्यूअर्स आप ना जाइएगा, ये हाइलाइट्स जरूर देखिएगा बिटवीन मुंबई एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। लेट्स वॉच द हाइलाइट्स। जैसे कि आपने हाइलाइट्स देखी, एक्साइटिंग गेम, अगेन एक्सेप्शनल बैटिंग बाय केएल राहुल, क्लास बैट्समैन है, लेकिन डेविल ब्रेविस इन्होंने जिस तरह की दो तीन गेंदों में हिटिंग की, जिस तरह इन्होंने छक्के मारे उसको, जो लेग स्पिनर हैं आपके, तो ऐसा लगा कि ये टैलेंट इज हियर टू स्टे और आई विल बी वेरी एक्साइटेड कि नेक्स्ट गेमों में ये क्या करते हैं। रैप अप करने से पहले शो थोड़ी डिस्कशन करना चाहेंगे उमरान मलिक पे। उमरान मलिक सनराइजर्स हैदराबाद के फास्ट बॉलर्स, आई थिंक इंडिया के इस वक्त फास्टेस्ट बॉलर हैं।
150 253 की बॉल करा चुके हैं किलोमीटर्स पर आवर इस आईपीएल में और कंसिस्टेंटली 150 टच करते हैं। एक गेम में उन्होंने 4 विकेट ली विद 3 विकेट मेडन। लास्ट ओवर था इनिंग का और उन्होंने 3 विकेट मेडन लिया और बैट्समैन की जो बैट था वो जब तक नीचे आता था तब तक स्टंप उड़ चुकी हुई थी। सुपर टैलेंट है। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। लास्ट ईयर इनको आईपीएल में लास्ट 2 गेमों में आई थिंक चांस दिया गया था। ही वाज वार्मिंग अप द बेंच, एक इमर्जिंग टैलेंट पे उठाया गया था। इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत एक मिनिमल सा था लास्ट ईयर। इस साल इनका जब टैलेंट देखा गया लास्ट 2 गेमों में, एक्सप्रेस पेस, रॉ पेस हैं और लास्ट ईयर जो उन्होंने 2 गेमों में थोड़ा परफॉर्म किया, विराट कोहली ने एक गेम उनके अगेंस्ट आई थिंक खेली थी और उन्हें फिर इंडिया कैंप में बुलाया गया एज अ नेट बॉलर फॉर द T20 वर्ल्ड कप। उससे इनका सितारा और ऊपर गया और फिर इस साल जब ऑक्शन हुई तो he was retained, he was one of the retentions by Sunrisers Hyderabad at a very significant amount. I think 100x इनकी सैलरी में इंक्रीज हुआ था, which is great. He's young, he is absolutely raw pace, genuine pace bowler है, अपनी पेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कई दफा उनकी लाइन एंड लेंथ डिविएट होती है मगर फास्ट बॉलर्स ऐसे ही होते हैं। अगर आपको 150 प्लस बॉलर चाहिए तो डिविएट होगा। शॉन टेट भी डिविएट करते थे, शोएब अख्तर भी डिविएट करते थे, मगर इनका काम है विकेट लेना। बिकॉज कोई भी बैट्समैन दुनिया में हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे विराट कोहली हो, नो वन लाइक्स प्लेइंग मोर देन 150 बिकॉज उसके पर आपको स्प्लिट सेकंड आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है डिसीजन लेना कि अपने इस बॉल पे क्या करना है और अगर आप वो डिसीजन गलत लो, यू मोर देन यूजुअली आप विकेट खोते हो। सो इंडिया के लिए एक यंग टैलेंट और बहुत एक किस्म का उनका पेस जो अटैक है कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है विद जसप्रीत बुमराह जो कि एक एक्सेप्शनल बॉलर ऑलरेडी है इंडिया के पास, मोहम्मद शामी जो कि ऑल फॉर्मेट बॉलर हैं, वाइट बॉल से भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, टेस्ट के भी उनके बहुत अच्छे बॉलर हैं। फिर उनके पास अभी उमरान मलिक की पेस आ गई है। तो अगर उमरान मलिक इसी तरह चलते रहे और अगर वो इंजर ना हुए, बिकॉज फास्ट बॉलर्स यंग एज में जब आते हैं तो यूजुअली उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर, बैक फ्रैक्चर और इंजरीज का बहुत मसला रहता है, लेकिन अगर उन्हें सही तरह नर्चर किया गया तो आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड मिचेल स्टार्क के साथ। काफ़ी अमेजिंग बात है सनराइजर्स के लिए भी और उससे ज़्यादा इंडिया के लिए। तो ये थी हमारी थोड़ी सी स्टोरी उमरान मलिक पे। आगे देखते हैं वो कैसे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए परफॉर्म करते हैं, बिकॉज सनराइजर्स हैदराबाद को उनकी बॉलिंग बहुत ही ज़रूरी है जिस तरह उनका मोमेंटम चला हुआ है। आपने हमसे एनालिसिस भी देखे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आईपीएल वीक 4 के साथ। अभी भी आईपीएल में बहुत गेमें हैं, बहुत एक्साइटिंग गेमें होने वाली हैं। कल लखनऊ सुपर जायंट्स व्हिच इज लेड बाय केएल राहुल वर्सेस आरसीबी, 2 स्टार स्टडेड लाइनअप्स हैं, इनका भी मैच है। उसके बाद फिर दिल्ली और पंजाब किंग्स का है। तो गेमें एक्साइटिंग होती जाएंगी, आप देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीक हमें शो पे फॉलो करना मत भूलिएगा। नए एनालिसिस, नए गेम्स की डिस्कशन के साथ आएंगे। यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज।